अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यू पॉइंट से इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस वक्त सरगर्म है और लेकिन PTI की क़यादत की जानिब से कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंडोर्स नहीं करे मुज़ाकरात को। लेकिन जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास की जानिब से किस तरह से आगे मुज़ाकरात बढ़ेंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PTI एक तरफ एहतजाज की कॉल देती है और दूसरी जानिब इनडायरेक्टली मुज़ाकरात का भी कहती है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है और अमरीकी अखबारात और मैगज़ीन उनकी अस्करी क़यादत की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम फील्ड मार्शल की कोशिशों से अरबों डॉलर के मुआहदे भी हुए हैं। कौन से ऐसे मुआहदे हैं उसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे सदर UAE इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ऐसे में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है वो आने वाले दिनों में मजीद बेहतर होने जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुआशी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि बड़े मुआशी मुआहदे होने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तानियों को रोजगार भी मिलेगा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, क्योंकि PTI तो इसको बिल्कुल एडमिट नहीं करी कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात के लिए कहा है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब पे किसकी ईमा पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान साहब, आपसे कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है आप इन तमाम तर चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। एक तरफ PTI एहतजाज की कॉल देती है, दूसरी जानिब इनडायरेक्टली मुज़ाकरात का भी कहती है कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात करे। बड़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ भी देखा जाए, गवर्नमेंट के वज़रा भी ये कहते रहे कि हमने तो मुज़ाकरात नहीं करने PTI से, या PTI से कोई बात नहीं होगी। बहुत सारे वज़रा के बयान ऐसे चलते रहे, या फिर लेकिन अब मुज़ाकरात का कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। तो कन्फ्यूजन दोनों साइड से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्या समझते हैं, क्या वजह है, क्यों कोई फ्रंट पर आकर मुज़ाकरात करने के हवाले से अपनी वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, देखिए कन्फ्यूजन दोनों तरफ से नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई भी वज़ीर ये कहता नहीं, आपने सुना कि अभी भी किसी प्रोग्राम में भी कि वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सीरियस होके, संजीदा होके मुज़ाकरात की तरफ आएँ तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन PTI वाले हमेशा से ये मौक़िफ़ बनाते हैं कि जी हमने तो मुज़ाकरात वहाँ करने हैं जहाँ करने हैं। बिल्कुल, हुकूमत के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम वहाँ करेंगे जो कुछ उसका हल भी करें। बहरहाल मामला ये है कि अगर आप ये देखें तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ये कहा कि अपोजिशन अगर जायज़ मुतालबात के हवाले से कोई मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम उन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब PTI को देखें कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाहते हैं। अच्छा, एक तरफ महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर साहब को उन्होंने खुद ये मैंडेट दिया। महमूद अचकज़ई साहब को खुद जो अपोजिशन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसका सरबराह भी बनाया, और फिर उसके बाद अब जब उन्होंने मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हो गए और अपोजिशन ने जो 2 दिन की, आपको पता है कि कौमी एक वर्कशॉप की, उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया और 2 दिन की कौमी मुशावरत के बाद उन्होंने ये तय किया कि हम मुज़ाकरात करेंगे। तो अब अपोजिशन के इस ऐलान के बाद PTI कहते हैं हम ना माने। शेख वकास साहब जो हैं उन्होंने भी कहा जी हम तो मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं। तो ये मामला आपके सामने ही है। अच्छा इमरान साहब, अभी ये जो PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि हम मैस प्रोटेस्ट, ज़ाहिर है प्रोटेस्ट करने जा रही है PTI, और 8 फरवरी को भी कहा जा रहा है कि एहतजाज होगा, कॉल दे दी गई है, तो क्या लगता है क्या होने वाला है फिर आने वाले दिनों में? देखिए, मेरी जो अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं के साथ जो बात हुई है उनके मुताबिक, और फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं कोट करना चाहूँगा सीनियर तज़कियाकार और साफ़ी हैं हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब ने भी ये बात की है कि उनकी भी मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनसे बात हुई है। तो अब एक तरफ तो ये है कि वो संजीदा ही नहीं है इन मुज़ाकरात को लेके, वो यही चाहते हैं कि जो PTI का हमेशा से रहा है एहतजाज को वो हमेशा फोकियत देते हैं, तो वो कहते हैं कि असल में हुकूमत जो है वो भी मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ PTI को रोकना चाहती है एहतजाज से, इसलिए ये मुज़ाकरात का जो है ना वो ढोंग रचाया जा रहा। अब दूसरी तरफ आप देखें कि अगर इस तरह ही होता है तो क्या 8 फरवरी को क्या होगा?
8 फरवरी को हुकूमत के पास तो देखें बहुत सारे ऑप्शन हैं। हुकूमत तो जिस तरह से फिर ये कहते हैं कि जी 26 नवंबर को हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की, अब हमारे कारकुनों को मारा पीटा गया, पकड़ा गया, गोली चलाई गई, जो कुछ भी ये कहते हैं। अब मामला ये है कि अपोजिशन को तो चाहिए इस मौके से फ़ायदा उठाए। अब अगर अपोजिशन मौके से फ़ायदा नहीं उठाती तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त शायद तहरीक इंसाफ को उस तरह से बड़ा शो करने में कामयाब ना हो, और अगर वो कोशिश करेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है उनको इजाज़त देगी या कोई बड़ा एहतजाज करने दिया जाएगा। इमरान साहब, पिछले साल की मिसाल तो पीटीआई के पास है, जब पिछले साल भी मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर 26 नवंबर वाला जो एहतजाज आपके सामने ही है, तो तब भी पीटीआई ने यही कुछ किया था। एक तरफ मुज़ाकरात किए जा रहे थे, दूसरी तरफ फिर पीटीआई एहतजाज भी कर रही थी। अब भी मुज़ाकरात कुछ लोगों की जानिब से इसको इंडोर्स किया जा रहा है कि ठीक है हम मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन फिर वही एहतजाज वाली बात की जा रही है। तो फिर ऐसा लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट जो कि कहती है कि पीटीआई सीरियस नहीं है, पीटीआई कहती है गवर्नमेंट सीरियस नहीं। पिछले साल ऐसा होता रहा है, एक दूसरे को इल्जामात देते रहे। अब वजीर आजम की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं मुल्क की खुशहाली और बका के लिए हम बातचीत करते हैं। सच्ची बात, क्लैरिटी तो कहीं पे भी नहीं है। हमारे वाकफान हाल जो है ना वो ये कहते हैं कि ये तो पता नहीं है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन ये जरूर पक्का है कि महमूद खान नचकज़ई साहब जो हैं उन पे एतमाद का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अच्छा, हाँ देखिए ना, जब महमूद खान अचकज़ई को आपने आगे लगाया और जब उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर अचकज़ई साहब तो नहीं उस तरह से आपके साथ चलेंगे। तो पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि वो बात जो है ना या सोचे समझे बगैर को फैसले कर लेते हैं, और फैसले करने के बाद सोचते हैं और फिर उस फैसले से मुकर जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, ये जो बात की जा रही है कि बगैर किसी कंडीशन के, असद कैसर साहब ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम कोई कंडीशन नहीं रखी पीटीआई की जानिब से, तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की बात की जाए तो उनकी जानिब से ज़ाहिर है एक प्रॉपर स्टेटेड पोजीशन नहीं ली जा रही, कभी मुज़ाहमत कभी मुफाहमत। तो आप क्या समझते हैं पीटीआई की स्टेटेड पोजीशन है क्या इस वक्त? देखें ज़रा मसला ही ये है पीटीआई के साथ कि उनकी स्टेटेड पोजीशन क्या है, ये खुद पीटीआई के रहनुमाओं को भी नहीं पता। एक तरफ असद कैसर साहब कुछ कह रहे होते हैं और दूसरी तरफ शेख वकास अकरम साहब कुछ कह रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि पीटीआई ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया जी, यानी उनकी तरफ से तो अब ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, पेशकश मुस्तरद की जा चुकी है। और अब मामला ये है कि असद कैसर साहब की अगर बात सुने तो फिर ये इन चीज़ों से ये बात वाज़े होती है या उस बात को तक़वियत मिलती है कि जो लोग ये कहते हैं कि पीटीआई में ग्रुपिंग हो चुकी है और इमरान खान साहब की रहाई ना होने की वजह से या खान साहब के जेल में होने की वजह से पीटीआई जो है उसकी सिमत मुतय्यन नहीं हो रही, उसका कोई फैसला नहीं ये कर पा रहे कि उन्होंने करना क्या है, और हर बंदा अपनी 1.5 इंच की एक अलग मस्जिद बना के उस पे लगा हुआ है। ये देखिए सलमान अकरम राजा साहब से आप पूछें तो वो कोई राग लाप रहे होते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब बेचारे, उनकी शायद कोई सुनता ही नहीं। असद कैसर साहब जिनको खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप भी कहा जाता है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी राय कुछ और होती है। तो ये अजीब सा जो है ना सारा मामला हो रहा है। अच्छा इमरान साहब, एक बड़ी अफसोसनाक बात ही है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, जिस तरह से एक ट्वीट हुआ है सोशल मीडिया पर और एक वीडियो शेयर की, एक पैगाम शेयर किया गया है जिसमें आर्मी चीफ से मुतालिक भी कुछ इस किस्म का लिखा गया है। तो आप क्या समझते हैं इस किस्म के बयानात या इस किस्म की कैंपेन से पीटीआई को क्या हासिल होगा? एक तरफ बात एहतजाज और फिर इस किस्म के ट्वीट्स, ये फिर ये वही ज़हनियत है। इन चीज़ों से आप देखें तो अभी 9 मई से आपकी जान छूटी नहीं। आप इतराज़ करते हैं कि भाई 9 मई हमने नहीं किया, और जब इस तरह की बातें हैं तो फिर तो उस बात को तक़वियत मिलती है कि 9 मई ये बाकायदा आपने प्लान करके किया था। अब ये देखें कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसीलिए बरतानवी हुकूमत को ख़त लिख दी है। उन्होंने ख़त लिख के मुतालबा किया है कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उन पर ऐसी वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं जो उनके ऑफिशियल अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, और उसमें क्या जी आर्मी चीफ को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही। अब ये देखें कि ये कोई काम है करने वाला, और आप अपने पूरी दुनिया अलमिया आप देखें कि पूरी दुनिया फील्ड मार्शल के किरदार को सराह रही है, पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है। दुनिया के तमाम बड़े अखबारात, जरीदे उनकी जो है ना स्टेट्समैन शिप को, उनके स्टेटस को, उनकी चीज़ों को तारीफ़ें करते नहीं थकते। और आप अपनी गुफ्तगू देखें, और फिर ये कि अगर उस तरह की वहाँ गुफ्तगू होना
और फिर उसके बाद उसको अपने ऑफिशियल अकाउंट पे लगाना, और ये सारी चीजें, फिर ये तो साफ साफ आपकी मुल्क दुश्मनी साबित कर रही है। होगी तो पता चलेगा कि इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है या किस तरफ से ताल्लुक है। अच्छा इमरान साहब, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग भी है इस तमाम तर सिनारियों में, फवाद चौधरी साहब जो है नेशनल डायलॉग कमेटी का हिस्सा भी हैं। आप क्या समझते हैं कि फवाद चौधरी या पीटीआई के जो पुराने रहनुमा थे, जो पीटीआई के साथ मुंसलिक भी नहीं है लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं डायलॉग की, इनका क्या हासिल वसूल है, क्या मुफाद आपको? देखिए, फवाद चौधरी साहब हों, महमूद मौलवी हों या इमरान इस्माइल साहब हों, ये सब वो लोग हैं जो बहरहाल फिर भी सियासी समझबूझ रखते हैं। इन लोगों की कोशिश ये है कि किसी तरह से भी मामला जो है सियासी तौर पे हल किए जाएं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ मामला को इस नहज पे लाया जाए कि जहाँ मामला जो हैं वो तेल ना डाला जाए सूरत हाल पे, बल्कि पानी डाल के उसको ठंडा किया जाए और इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कोशिश की जाए। बानी की इजाजत के बगैर देखिए मामला क्या है, देखिए ये वो लोग हैं जिनकी सियासत सिर्फ इमरान खान से जुड़ी हुई है। इस वक्त अगर ये तीनों कहीं भी और जाते हैं तो उनकी सियासत, ये तीनों वो शख्सियात नहीं है कि जो खुद अपने ओन पे जाके इलेक्शन लड़े और सीटें जीत जाए। अब वो उनका एक सियासी मफाद भी है इसमें। वो मफाद ये है कि अगर ये इमरान खान को रहाई दिलवाने में या कोई ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा कि इमरान खान साहब के सामने ये बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि जो उनकी तरफ से मुंतखब की गई टीम जो काम नहीं कर सकी, जो सारी पीटीआई मिल के नहीं कर सकी, अगर वो इन लोगों ने कर दिया तो वो इनको इज्जत की निगाह से देखेंगे और फ्यूचर में इनके लिए बेहतर पोजीशन, कामयाब हो सकते हैं ये, बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि सियासत जो है वो बुनियादी तौर पे सियासत डायलॉग से ही सियासी मसाइल हल होते हैं। अब ये अलग बात है कि क्या इनको कोई मैंडेट हासिल है या इनको कोई इशारा है। अगरचे फवाद चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि कोई इशारा नहीं है अभी तक, लेकिन मामला ये है कि इशारा हो या ना हो, ये एक अच्छी कोशिश है कि अगर मुल्क में सियासी कशीदगी को कम करने के लिए कोई भी कोशिश करे तो हमें बतौर साफ़ी उसको सराहना चाहिए। अच्छा इमरान साहब, इससे पहले जब डायलॉग 2024 में शुरू हुआ गवर्नमेंट के दरमियान और पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान, तब बानी पीटीआई ने कहा था कि ताकतवर हलकों से बात करनी है, ठीक है। फिर अब जो डायलॉग शुरू हुआ, महमूद खान अचकज़ई साहब को इजाज़त मिली बानी पीटीआई की, ठीक है आप बात कर लें, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, 8 फरवरी भी करीबी है, तो अब एक तरफ बानी एहतजाज की कॉल का भी उनको इजाज़त दे रहे हैं, फिर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनको भी इजाज़त दी है, तो बानी पीटीआई किस वजह से खुलकर सामने नहीं आ रहे? अगर बात करने में हर्ज क्या है? क्या वो चाहते हैं कि हमारा जो एक नैरेटिव है कि हमने बात गवर्नमेंट से करनी नहीं है, उस वजह से वो बैकडोर? मुझे ये बताइए क्या नैरेटिव है कि जी हमने हुकूमत से बात करनी नहीं। एक तरफ आप फौज को गालियां निकालते नहीं थकते, दूसरी तरफ आप देखें अभी मुशायरे में आपने क्या कुछ नहीं कहा। इस्टेब्लिशमेंट फिर आपके साथ कैसे मुज़ाकरात करेगी? मैं तो समझता हूँ कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को भी कोई इस तरह के काम करने की इजाज़त शायद उस तरह से ना हो। इमरान साहब, आखिर में ज़ाहिर फिर ब्रेक पर जाना है, क्या समझते हैं ये मुज़ाकरात कोई अच्छा नतीजा खेज साबित होंगे? मुझे फौरी तौर पे जो सूरत हाल है उसमें कोई नतीजा है मुज़ाकरात होते नजर नहीं आता। अच्छा ठीक है। देखना ये है कि अब आगे जाके पाकिस्तान के इंसाफ के लिए ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है, एक तरफ फवाद चौधरी साहब हैं और उनके साथ महमूद मौलवी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के साबिक पीटीआई रहनुमा जो हैं डायलॉग का हिस्सा हैं, लेकिन दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब भी बड़े सरगर्म नज़र आ रहे हैं। अब डायलॉग के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता मिलता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे सदर यूएई का दौरा पाकिस्तान दिफाई हवालों से कितना अहमियत का हामिल है। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले कुछ दिनों से अमरीकी मीडिया में पाकिस्तान के किरदार को काफ़ी मुस्बत तरीके से देखा जा रहा है। जहां पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है, पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मुस्बत तरीके से देखा जा रहा है, वहीं पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत की भी तारीफ़ की जा रही है। इस तरह से एक तरफ तो पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के उर्दन और लीबिया के साथ भी कुछ दिफाई मुआहदे हुए हैं, उनका अहाता करेंगे। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सबसे पहले तो बताइएगा, सदर यूएई इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, किस तरह से आप इस दौरे को देख रहे हैं और पाकिस्तान को क्या कोई समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई बड़ा दिफाई मुआहदा होने वाला है यूएई के साथ भी? देखिए, तो वेलकम करना चाहिए। ये पाकिस्तान के यूएई के ताल्लुकात
तारीखी तौर पर हमेशा ही बेहतर रहे हैं, ऊपर नीचे होते रही है, लेकिन जनरली अच्छे रहे हमारे ताल्लुकात और एक दूसरे की हम सपोर्ट और मदद करते रहे हैं। यूएई का पाकिस्तान में, सदर का पाकिस्तान में आना जाहिर ये करता है कि कुछ उनके ऐसे मकासद हैं जो वो अदरवाइज हल नहीं कर सके, तो वो अब पाकिस्तान से वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है, वो यूएई के साथ मिलकर कुछ इस खित्ते की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि इस खित्ते को अमन की बेतहाशा और बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जल्द जरूरत है इसकी। इसमें यूएई किरदार प्ले कर सकता है। एक तो मत भूलिए कि जो हमारे ये जो तालिबान रजीम है, इनके काफी सारे लोग यूएई में, इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं, इनकी फैमिलीज वहां पर रहती है, एक तो ये है। दूसरा ये कि यूएई में देखिए ऑफ लेट हमने देखा था कि भारत का एक असर रसूख बढ़ता जा रहा था और यूएई ने भारत को अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी वहां पे रखने की वो कर रहे हैं वहां पे। तो अब इस वक्त अगर जब ये हालात ऐसे बन रहे हैं कि भारत की जो ताकत है आपको लग रहा है दस्तूर कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है और पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से मजबूत तर होके उभर रहा है, तो यूएई मेरा ख्याल है कभी ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को और ज्यादा बेहतरी तरफ लेके जाना उनके लिए, हमारे लिए फायदेमंद है। दफाई मुआहदे का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ वक्त लगेगा। यूएई शायद पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा वो ना करे, लेकिन कुछ ये हो सकता है। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया और जिस तरह से मार्के हक और बुनियानुल मसूस भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी, उसके बाद आलमी सतह पे पाकिस्तान का ना सिर्फ वक़ार बुलंद हुआ बल्कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के किरदार को भी सराहा जा रहा है। और सऊदीया ने भी मुआहदा किया, उर्दन के जो आर्मी चीफ हैं इस वक्त वो भी पाकिस्तान के दौरे पे हैं, उन्होंने भी आज फील्ड मार्शल से मुलाकात की है। लीबिया के साथ आपका मुआहदा जिस तरह से हो गया, तो आप ख्वाजा आसिफ साहब जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि 8 अरब डॉलर के जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब की कोशिशों से मुआहदे हो चुके हैं जो जल्द ही सामने आएंगे। तो इस सारे सिनेरियो में आप किस तरह से देखते हैं कि आप पाकिस्तान सिर्फ बड़े सगीर में नहीं, इस पूरे रीजन में, पूरे खित्ते में आप एक उभरती हुई दिफाई कुव्वत के हिसाब से भी देख रहे हैं पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान की मजबूती एक हद तक तो हमेशा से रिकॉग्नाइज थी, लेकिन जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमजोरी रही है और अब भी है, वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी। अगर पाकिस्तान इकोनॉमी जो आज है इससे 50% भी बेहतर हो जाए तो इस रीजन में पाकिस्तान की ताकत को एज ए लीडिंग पावर प्लेयर के तौर पर दुनिया मानने पर मजबूर हो जाएगी। अब भी मान रही है, लेकिन जब तक आपकी इकोनॉमिक वो बेस ना हो ना, आपको फिर कल को कशकोल लेके किसी पास जाना पड़े तो फिर आपकी वो कमजोरी आपकी रह जाती है। इस कमजोरी को दूर करने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये दफाई मुआहदे हैं, ये जो आपकी डिफेंस इक्विपमेंट की जो सेल है, ये बजाते खुद उस तरफ एक कदम है। और आप देखिएगा कि जब ये इतने मुआहदे हो रहे हैं लीबिया से भी, अजरबैजान से भी, दूसरे मुल्कों से भी, तो इससे आपकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है, वो तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। इसके साथ जो इसकी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज है ना बहुत सारी, उनको भी एक तरवीज मिलेगी। और पाकिस्तान जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत पीछे है, इससे आगे बढ़ेगा तो तब पाकिस्तान की जो ताकत है वो सही तौर पर हम खुद भी महसूस करेंगे और दुनिया भी पाकिस्तान को वो मुकाम देने पर मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल जिस आप ये कह रहे हैं कि रीजनल मेजर पावर प्लेयर पाकिस्तान को माना जाएगा, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाए तो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री को दुनिया ने मान लिया है ना इस वक्त जी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पेंटागन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें वैसे तो बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें हैं चौंका देने वाली, लेकिन एक उस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि चीन जो है वो पाकिस्तान में फौजी अड्डा बनाने जा रहा है। क्या आप इस हवाले से समझते हैं कि चीन जो है यहाँ पे अड्डा बनाएगा या उसे फौजी अड्डा बनाने की कोई ज़रूरत है यहाँ पाकिस्तान में? ये जो आपने बात की, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चीन को जरूरत क्या है फौजी अड्डे की यहाँ पर? एक देखिए, चीन ने अभी तक अपने डिप्लोमेटिक पावर इस्तेमाल कर रहा है, वो जो इकोनॉमी है उसकी जो ताकत है उसको इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक वो मिलिटरीली अपने रीजन से बाहर निकल कर या अपने चीन से बाहर निकल कर उनको मजबूती से कहीं अपना कदम नहीं रखा। और ये जो स्पेकुलेशन है ना इनकी सारी, वो एक किस्म का वो आप कह लीजिए कि स्पेकुलेटिव फायर वो कर रहे हैं
वो चीन से कमिट करवाना चाहते हैं कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो चीन अभी तक मिलिटरीली किसी जगह पे ओपनली एंगेज नहीं हुआ। जिस तरीके से अमेरिका को तो आप देखते हैं जहां वो मसला बनता है फौरन फौजें लेके चढ़ दौड़ते हैं। चीन ऐसे नहीं करता। चीन ने इस पूरे खत्ते में अपने ईस्ट में और आस्ते आस्ते वेस्ट में भी जो बहुत सारी इकोनॉमिक स्पेस थी ना, जो जब मगरबी दुनिया का कब्जा था, वहां पे चीन कदम जमा चुका है। तो मिलिटरीली अफ्रीका में तो कुछ जगह भी मौजूद है, लेकिन इस खत्ते में अभी तक नहीं आया और जरूरत भी नहीं है उसको। अच्छा सर, पूरी दुनिया में खासतौर पे वेस्ट में जितने मौकर मैगजीन हैं, अखबारात हैं, उन सब में पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पे, और फील्ड मार्शल जो हैं जनरल आसिम मुनीर, वो मौज़ूआत जो है ना उन पे लिखा जा रहा है, मौज़ूआत वही है इस वक्त। तो आप ये क्या समझते हैं कि अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने भी जो लिखा है कि पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 जो है पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो ख़ास तौर पे ये रिपोर्ट और बैनुल अक़वामी सतह पे जिस तरह से तमाम ये जो मौकर मैगजीन है पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा मुस्तकबिल में? और सर मेरा सवाल भी इसके साथ ही ऐड ऑन कर लें, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जिस तरह से बड़े मुस्बत तरीके से आगे बढ़े, अगर माजी में हम देखें तो फिर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कभी बराबरी की सतह पर नहीं रहे, हमेशा ट्रांजैक्शनल रहे हैं, कुछ दो कुछ लो की पॉलिसी पर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि वाकई एक नई स्ट्रैटेजिक शराकतदारी उभर कर सामने आ रही है? क्योंकि माजी में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, सोवियत अफगान जंग आपके सामने है, फिर उसके बाद 9/11 के बाद वॉर ऑन टेररिज्म वो भी आपके सामने है, अमरीकी फौजियों के इंखला के हवाले से भी जो कुछ हुआ। तो माजी में तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि अमेरिका ने हमेशा अपने मुफाद को आगे रखा है। तो क्या समझते हैं कि अभी भी कोई अमेरिकी मुफाद है पाकिस्तान को लेकर, जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के करीब आ रहा है? देखिए, मैं तसल्सल से एक बात कहता रहता हूं, वो ये है कि इस खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की हैसियत है, तो इस खित्ते में आप देखिए जिस ताकत ने भी दाखिल होना है इस खित्ते में, पाकिस्तान की मदद और सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। इस खित्ते से बाहर निकलना है तब भी पाकिस्तान की मदद सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, चाहे वो सोवियत यूनियन थी उस वक्त या अमेरिका बहादुर जब यहाँ से भागा है अफगानिस्तान से जी। तो एक तो ये मुसलमा चीज है। दूसरा ये है कि अमेरिका इस वक्त इस खित्ते में अगर आप देखिए तो अमेरिका की ताकत आप ज़वाल पजीर आपको नजर आती है। आपको नजर आ रहा है कि मशरिक उभरता हुआ आ रहा है, ताकत के तौर पर भी, इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर भी मशरिक कैसे हो। तो अमेरिका को इस खित्ते को छोड़ सकता नहीं है। और इस खित्ते में स्पेशली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो ऐसे जोग्राफियाई हैसियत इनकी ऐसी है, अगर यहाँ से अमेरिका अपने असर रसूख खत्म हो जाए अमेरिका का, तो अमेरिका दुनिया में बहुत तन्हा होकर रह जाएगा। फिर आप देखिएगा कि अमेरिका के लिए अपने आप को एक ताकत के तौर पर रखना भी एक मुश्किल बन के रह जाएगी। तो इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक ये कि लॉन्ग टर्म है, नहीं, ये ट्रांजैक्शनल है। अगर तो उनके जो यहाँ वो समझते हैं कि चीन का जो CPEC 1 CPEC 2 जो आगे बढ़ता हुआ है इसको रोकने में कामयाब हो किसी तरीके से, फिर तो पाकिस्तान की उनको जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो कामयाब ना हुए तो पाकिस्तान की जरूरत उनको रहेगी, और वो पाकिस्तान के साथ एक बैलेंसिंग किस्म की, जैसे पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान बैलेंसिंग किरदार अदा कर रहा है, चाहे वो ईरान के साथ था, चाहे मशरिक मुस्तक़बिल में था। अब पाकिस्तान को ये भी मौका हासिल है कि एक तरफ चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है, अमेरिका को भी इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका खुद भी मजबूर है कि वो पाकिस्तान को एक सतह पर अपने साथ ताल्लुकात रखे ताकि इस खित्ते से टोटली अमेरिका आउट ना होकर चले जाए। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मुजव्वज़ा दिफाई राब्ते हैं उन पे भारत में खलबली मची हुई है, इस सारे मामले पे इंडिया के पेट में क्यों इतने मरोड़ उठ रहे हैं? देखिए, इंडिया का पेट में मरोड़ तो उठना ही है। एक तो तक वो समझ रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो उनकी एक स्टेट के तौर पे उसको ले रहे थे जब तक हसीना वाजिद वहां पे थी। अब सडनली इनको ये पता लगा है कि यहाँ पर तो एक बांग्लादेश एक मुल्क है जो एक सॉवरेन कंट्री है, जो अपनी एक हैसियत रखते हैं, और साथ मत भूलिए कि बांग्लादेश में भी चीन की प्रेजेंस है और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क वहां पे बना रहे हैं। अब अगर आप भारत को देखते हैं तो भारत के एक तरफ पाकिस्तान है जिसके साथ ताल्लुकात की जो नौयत आप जानते हैं, दूसरी तरफ चीन है इसकी नौयत सब जानते हैं, और एक तरफ बांग्लादेश है।
अब इनको जब आप देखते हैं और बर्मा के साथ वाकई उनके ताल्लुकात काफी बिगड़े हुए हैं और चीन वहां पर भी मौजूद है, तो भारत अपने आप को एक तरह से घेराव में महसूस कर रहा है इस वक्त। और वो ये और बांग्लादेश में लोगों ने ढकी छुपी बात नहीं रहने दी। जब से ये नौजवान को वहां पे इंडियंस ने वहां पे उसको शहीद किया है, उसके बाद से तो बांग्लादेश के जज्बात हैं वो इस कदर मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत के खिलाफ खड़े हैं कि ये कुदरती एक अमर है कि भाई इस खत्ते में जी हमारे तो आपस में ताल्लुकात रहे हैं बहुत ज्यादा, एक मुल्क रहा है हमारा और एक ऐसी एक रिकग्निशन है दोनों की। फिर बांग्लादेश की तारीख ऐसी है कि वो हमेशा से ही हिंदू जो एक हेजमनी है उसका वो शिकार रहे हैं, उससे वो बाहर निकल के अब महसूस कर रहे हैं बाहर निकल आए हैं। लेकिन सर टू नेशन थ्योरी जो लेकिन सर खबरें तो ये भी हैं कि हिंदुत्व के पुजारी मोदी सरकार ने वहाँ पे बांग्लादेश की सरहद के साथ S-400 और राफेल जो हैं वो भिजवा दिए। जी ये खबरें तो हैं, भिजवा दिए हैं। किसके खिलाफ भिजवा दिए? बांग्लादेश के खिलाफ। जी सर, बांग्लादेश के पास मिलिट्री पावर उतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात की जो बढ़ती हुई नौयत है उसमें देखिए पाकिस्तान का जो डिफेंस इक्विपमेंट है ना, ये एक तो एफिशिएंसी के लिहाज से दुनिया ने देख लिया, दूसरा कॉस्ट वाइज और उसकी मेंटेनेंस वाइज ये सारी दुनिया को सूट कर रहा है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो ये मिडिल लेवल की या थोड़ी लो इनकम कंट्रीज हैं जहां पे उनकी इकोनॉमिक पावर ज्यादा नहीं है, वो पाकिस्तानी इक्विपमेंट को इसलिए वो तरजीह दे रहे हैं। तो बांग्लादेश को भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान से, और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के तारीखी तौर उनकी ट्रेनिंग, उनको सप्लाई, उनको पता है कि पाकिस्तान का भी धोखा इसलिए नहीं दे रहा। चेंज सर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से खालिदा जिया के बेटे जो हैं वो भी 17 साल बाद जलावतनी के बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं और उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। तो क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर आप तारिक रहमान साहब का भी देख रहे हैं, क्या आपको माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में इस टाइम सियासत का? देखिए जो बेगम खालिदा जिया और उनकी फैमिली की बहुत बड़ी वहाँ पे मकबूलियत बहुत ज्यादा उनकी है, और खास तौर पे जो दाएं बाजू के जो सोच रखने वाले हैं बांग्लादेश में मेजोरिटी हैं लोगों की, वो जमात इस्लामी और खालिदा जिया इनको अपने एक तौर पे एक तरफ देख रहे हैं। तो जनाब तारिक रहमान साहब की जो आमद है इसका मकसद ही यही है, आपको नजर भी आ रहा है ये कि उनकी मकबूलियत है, और वो जो अगले आने वाले इलेक्शन है बांग्लादेश में उसमें एक लीडरशिप के तौर पे उनको सामने देखा जाएगा। और वो जो नौजवान नस्ल है बांग्लादेश में जिन्होंने ये इनकलाब बर्पा किया वहां पे, उनको भी वो एक रहनुमाई दे सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये आने दिनों में जो मुझे यूँ लगता है कि तारिक रहमान साहब बांग्लादेश के फ्यूचर लीडरशिप का रोल मैं देख रहा हूँ उनको। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बांग्लादेश ये भी चाहता है, ये भी खबरें हैं कि इलेक्शन से पहले यानी बांग्लादेश में आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा हो जाए। क्या आप ऐसा मुमकिन समझते हैं? जी मैं समझता हूँ इसको, मैं समझता हूँ, और अगर हो जाएगा तो ये दोनों मुल्कों में मफाद में है। क्योंकि भारत ने अगर खुदा खासा बांग्लादेश से पंगा लिया तो पाकिस्तान उनको ठीक तरीके से यहाँ से उनको दबा सकता है भारत। और मत भूलिए कि चीन के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। बांग्लादेश में बहुत बड़ा एक एनर्जी पार्क सेटअप कर रहे हैं चीन, तो चीन को भी बांग्लादेश के वाया नीचे आना आसान है। लेकिन सर चिकन नेक क्या है? जी सर, यही मैं पूछना चाह रहा था कि चिकन नेक जो है, और जिस तरह से आसाम और उधर आप देखें कि मूवमेंट्स चल रही हैं, इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर इंडिया कोई ऐसी हरकत करेगा तो फिर चीन 7 सिस्टर्स वाला खेल नहीं खेलेगा वहां? जी वो तो बांग्लादेश तैयार है खेलने के लिए। हाँ जी, ये मैं आपको मुसद्दका तौर पर बता रहा हूँ कि हमारे साथ जो बांग्लादेशी ऑफिसर्स थे उन्होंने बाकायदा हमें पैगाम भेजे हैं कि अगर भारत ने कोई इस किस्म की हरकत की तो बांग्लादेश जो 7 सिस्टर स्टेट्स की जो चिकन नेक है इसको काटने में पूरा जोर लगाएगा बांग्लादेश इसमें। और मत भूलिए कि आसाम में 70 में जिन बंगालियों को लेकर गए थे ये इंडियंस, जहां पे उनको ट्रेन किया था मुफ्ती बहानी के तौर पर, उनकी फैमिलीज वहां पे चली गई थी। तो 2019 में भारत ने एक कानून से उन सब की शरीयत मंसूख कर दी है, और वो तकरीबन कुछ 40 लाख फैमिलीज हैं, वो सारे बंगाली हैं, वो सारे वो लोग हैं जो इस वक्त बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं, बांग्लादेश का हिस्सा बनना चाहते हैं। और आसाम चूंकि
वो बिल्कुल साथ है। तो असम में इन लोगों की मौजूदगी और फिर बांग्लादेश के इस तरीके से जो उभर के सामने आ रहे उनके जज्बात भारत के खिलाफ, तो ये एक नेक्सस आपको बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि भाई पाकिस्तान का बांग्लादेश का आपस में ताल्लुकात को एक नहज पे जाना एक नेचुरल अमर है, और बांग्लादेश का अपने आप को एक मजबूत हैसियत में देखना, खासतौर पर जब आसाम में ऐसे लोगों को 40 लाख खानदानों की शहरियत मंसूख कर दी गई है। वो बेचारे अब ना बांग्लादेश के शहरी हैं ना वो इंडिया के शहरी हैं, तो वो खानदान भी मौजूद है ना, तो उनको भी तो एक दुख है, वो भी तो किसी खाते में डाली ना उनको भी। बिल्कुल, पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो मौसर अंदाज में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले टाइम में शायद बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले कोई बड़ा दिफाई मुआहिदा भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आलमी सतह पर पाकिस्तानी मईशत के तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन होने का एतराफ़। वेलकम बैक। नाज़रीन, सदर यूएई इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ये दौरा नहायत अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुआशी लिहाज से बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं, इलाकाई इस्तेहकाम को लेकर भी बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा से मुतालिक मुश्किलात थी वो कम होगी। पाकिस्तानियों को यूएई में जॉब्स भी मिलने जा रही हैं। अगर 2024 की बात की जाए तो 64,000 से ज़ायद लोग यूएई गए नौकरियाँ की, और अगर 2025 की बात की जाए तो तादाद बताई जा रही हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी यूएई गए, लेकिन फिर उसके बाद वीज़े से मुतालिक मुश्किलात भी होती रहीं। लेकिन ये दौरा जो है ऐसे में लग रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए निहायत मुस्बत होता दिखाई दे रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस दौरे को क्या इसकी इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं और क्या बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं, बताइएगा। पाकिस्तानियों के लिए क्या खुशखबरी है? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों के लिए और ख़ुद पाकिस्तान की रियासत के लिए ये बात इंतहाई अहम है और खुश आइन है कि यूएई के सदर अपने पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। और ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया में भारत को जो हमने शिकस्त दी, उसके बाद सऊदी अरब जो सबसे मालदार मुल्क है यूएई उसके अंदर मिडिल ईस्ट में, उन्होंने पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहिदा किया। तो जाहिर बात है कि ये बात जो है यूएई ने भी नोट की है और वो भी ये समझते हैं कि अपने दिफा के लिए ख़ासतौर से इसराइल के मामले में वो अमेरिका के बजाय पाकिस्तान पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। मगर दूसरी बात ये कि ये यूएई जो है वो तेल की दौलत से माला माल है और हमारे साथ उनके बिरादराना ताल्लुकात रहे हैं। तो अब इस दौरे में मैं ये समझता हूँ कि तिजारत बढ़ाने पर बात होगी, उसके बाद बैरून सरमायाकारी पाकिस्तान में आए मजीद उस पर बात होगी, सिक्योरिटीज़ के मामला पर बात होगी। जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब के बाद ये भी महसूस करते हैं कि उनको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है इसराइल के मामले में। और न सिर्फ पाकिस्तान का वीज़ा है पाकिस्तानियों का, बल्कि जो समंदर में पाकिस्तानी बाहर जाते हैं रोज़गार की तलाश में, वो उनके लिए मज़ीद मौक़े आने की भी उम्मीद है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया भर में यूएई दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आती है। पहले नंबर पर सऊदी अरब है और दूसरे नंबर पर जो है यूएई है। इस साल हम 41 अरब डॉलर की जो तवक्को कर रहे हैं उसमें इन दोनों रियासतों का बहुत बड़ा हाथ है और ये हमारे लिए आम है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इज़्ज़त माब जो प्रेसिडेंट हैं यूएई के, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2024 में एक मुलाकात के दौरान ये कहा 10 अरब डॉलर जो है उसकी सरमायाकारी पाकिस्तान में करने का इंदिया दिया था। तो अब जो हुकूमती ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आज का जो दौरा है उस हवाले से भी बहुत अहम है कि वो 10 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो किन शोबों में की जाएगी, कहाँ होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। और ये जो चीज़ें हैं ये ख़ास तौर पे आज के इस दौरे में इन पे भी फैसला होगा। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि किन किन शोबों में यूएई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है, मगर इसमें एक और अहम बात भी है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले बता। सर देखिए, हमें जो बैरूनी सरमायाकारी चाहिए है वो चाहिए कि हमारी इम्पोर्ट्स कम हो, हमारी बरामदात बढ़े और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। अब हमें फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकारी शोबे में नहीं चाहिए, इसलिए कि ये तो हमारे लिए अब तक ऐसे रहा है कि वो नुकसान का सौदा रहा है। खाली 10 अरब डॉलर आने की बात नहीं है,
शायद ये इतनी आती है नहीं आती वो अलग एक बात है, मगर जो बुनियादी बात है कि आपने देखा कि चीन ने 2014 से लेके अब तक 26 अरब डॉलर से ज्यादा की यहाँ सरमायाकारी कर ली। आपके इल्म में, हमारे इल्म में भी है। लेकिन आज 14 साल के बाद सूरत हाल ये है कि हम उनके जो वो थे मुआहदात के तहत उनकी मुनाफी की रकम भी अदा नहीं कर सके। 2014 में अगर आपको याद हो कि हम बांग्लादेश से बहुत आगे थे, आज वहां पर सीपैक नहीं है मगर वो बरामदात में भी हमसे आगे, फी का आमदनी में भी आगे, और उसकी जो जीडीपी का हजम था वो हमसे कम था, बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि ये आम नहीं है कि 10 अरब डॉलर आते हैं या 5 अरब डॉलर आते हैं, वो मुनाफे बख्श होना चाहिए और वो उन शराइत पर हो जैसे मैंने आपसे कहा कि बरामदात बढ़े, इम्पोर्ट्स कम हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सर्विसेज सेक्टर में आ गया, बैंकिंग सेक्टर में आ गया, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखिए यूए ने हमारी बड़ी हेल्प की है, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि 2007 में मुशर्रफ के दौर में हमने उनको पीटीसीएल बेचा, उसके 800 मिलियन डॉलर जो रकम थी वो अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिली। इस बात से कतई नजर की यह वजूहत है, 300 मिलियन डॉलर तो उसमें सूद हो गया, तो पीटीसीएल तो उस वक्त भी मुनाफे में था। अब वो सरमायाकारी के बाद क्या मिला है पाकिस्तान को, ये तो देखना होगा आपको। लेकिन डॉक्टर मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया सर। सिर्फ मेरा साथ एक और सवाल ले लें कि ये जो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लाखों नौकरियां जो हैं दुबई में, यूएई में, वो पाकिस्तानियों का इंतज़ार कर रही हैं और पाकिस्तानियों को वहाँ अब नौकरियां मिलेंगी, लेकिन दूसरी तरफ वीज़े की बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या आप समझते हैं कि इस दौरे के बाद ये मसाइल भी हल होंगे? देखिए वीज़े के में जो तकालीफ हैं, विजिट वीज़ा वगैरह की, उसमें तो या बिजनेस वीज़ा, उसमें तो यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि अचानक एक सख्ती हो गई थी। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमारे समंदरदार पाकिस्तानी जो वहाँ ज़्यादा जाते हैं वो लोग हैं जिनको कि छोटे जॉब्स मिलते हैं, वो अकेले जाते हैं। तो क्या एक नफ्सियाती मसला ये पैदा हो रहा है कि उनके जो फैमिलीज पाकिस्तान में हैं उनको पैसा तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, मगर उनको बाप की शफकत, बाप की ट्रेनिंग और उनकी जो अगली नस्ल है, मेरे ख्याल से वो उसकी तरबियत पे बुरा असर पड़ रहा है, और ये लोग जो अकेले रहते हैं उनके लिए भी एक मसाइल हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि खामोश से ड्राइवर, चौकीदार और मुनाफा बख्श शोबों में इन्वेस्टमेंट करना निहायत ज़रूरी है, और यकीनी तौर पे ये जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको वीज़ा के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाहिर है इसको भी एड्रेस किया जाएगा और पाकिस्तानियों के लिए आगे काफ़ी मुस्बत रहेगा ये दौरा, और पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ है इस दौरे में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी किंग भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और इस बारे में बताइएगा इस दौरे की क्या सिग्निफिकेंस होगी, क्योंकि जाहिर है बैक टू बैक एक तरफ सदर यूएई आते हैं पाकिस्तान, इसके बाद अगर सऊदी किंग पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मजीद क्या मुस्बत आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं? देखिए ये हमारे लिए एजाज की बात भी है, खुशी की बात भी है, और पाकिस्तान को कई लिहाज से इसका बड़ा जबरदस्त फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान की अफवाज का जो वक़ार दुनिया में है वो इतना मजीद उसमें इजाफा होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि जब से हमने भारत को शिकस्त फाश दी है, अरब ममालिक जहाँ दो तेल की दौलत से मालामाल हैं, उन सब में ये बात उनकी समझ में आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ताकतवर अफवाज जो हैं वो उनकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है इसराइल के ख़िलाफ़। तो उसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि उनको एक तरफ सिक्योरिटी के मामलात भी होते हों, मुआहदात भी हों, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का जो है वो 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन वो कर्जों में डूबा हुआ है, गुर्बत है। तो उनकी दौलत से अगर पाकिस्तान में इस किस्म की सरमायाकारी की जा सके जिसमें उनका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज लगाएं पाकिस्तान में जिनसे को वो खुद इंपोर्ट कर सके और हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसका मतलब ये है कि वक़ार ज़रूर बढ़ेगा और इसमें कोई शुबा नहीं है। और इसमें ये भारत जो हमारा दुश्मन है वो और ज़्यादा परेशान होगा। और लेकिन उससे अगर सही मानों में ये फ़ायदा उठाना है कि हमारी मईशत में बेहतरी आए, गुर्बत में कमी हो, बरामदात बढ़े, तिजारती खसारा कम हो, तो हमें एक काबिल अमल मंसूबे बनाने पड़ेंगे और उनसे ये दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि जब ये हम ये चाहते हैं, मिसाल के तौर हलाल गोश्त है। अब देखिए वहाँ वो जो वहाँ पर हज उम्रे के लिए आते हैं, वो कंजम्पशन आइटम्स अगर वो पाकिस्तान से इम्पोर्ट करते हैं तो वो ज़बरदस्त, हमें भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम प्लानिंग करें, सिर्फ ये ना करें कि वो हमारा जो मसला होता है कि हम उनसे रोल ओवर्स की बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट से बचा हुआ है, उसकी वजह है कि यूएई के
और सऊदी अरब के यहाँ बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं और वो उनको रोल ओवर करते हैं तो हम अपने कर्जे अदा करते हैं। अगर वो रोल ओवर ना करें तो हम सिर्फ उनसे ये बात करते हैं, ये टेम्परेरी चीज़ है, वो ज़रूर करें, लेकिन ऐसी चीज़ करें कि हमारी पैदावार बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे जो है ना GDP बढ़े। उसके बजाय चीन से, सऊदी अरब और UAE से अब तक हम रोल ओवर्स की बात करते रहे। अब ये इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, इज्जत वक़ार का है, हमें चाहिए कि अपना घर ठीक करें, अपनी मईशत को बेहतर बनाएं, अपनी टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं, अपनी मुल्क की बचतें बढ़ाएं, मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं, ताकि फिर हम उनसे ऐसी सरमायाकारी, ऐसी तिजारत की बात करें जिससे पाकिस्तान में गुर्बत में कमी हो, बेरोजगारी में कमी हो, बैरूनी कर्जों में कमी हो। डॉक्टर साहब, ये जो PIA की निजकारी है, इसको आप इस अंदाज से नहीं देखते कि ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ऐसे इदारे जो मुल्क के लिए, कौम के लिए एक बोझ बने हुए थे, उनको सरकार के से निकाल के प्राइवेट किया जाए ताकि इनको मुनाफा बख्श इदारे बनाया जाए? देखिए, उसूली तौर पर तो ये बात सही है कि हम, अगर हुकूमत का काम इदारे चलाना नहीं है, मगर आप ये देखिए ना, कुछ इसमें लोगों को गलतफहमियां पैदा की गई हैं। पहले मैं आपको रिकॉर्ड पे बता दूं, उसको कोई दुनिया में तरदीद नहीं कर सकता। ये जो हमने PIA बेचा है वो 10 अरब रुपए में बेचा है। ये कहना बिल्कुल गलत है, मेरी जिम्मेदारी है कि ये 135 अरब में बेचा गया। ये गलत बयानी ना करें। लेकिन वो 10 अरब, ये 135 क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि इससे पहले 10 अरब की बोली आई थी कई साल पहले, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। अब अगर फिर 10 अरब की बात हम करें तो ये, मैं दुनिया भर में आपको बताऊं, इसमें बात हो रही है होगी कि ये 135 अरब की नहीं है, ये 10 अरब है। अब 10 अरब की बोली में अगर ये आप करना चाहते हैं तो एक चीज जहन में रखनी चाहिए हमें, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है। देखिए, PIA जो है, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी 170 मुल्कों में लैंडिंग राइट्स है और 97 मुल्कों में के साथ मुआहदात हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई बड़ी पार्टी पाकिस्तान में एयरलाइन आ जाए नहीं और वो कई सौ अरब रुपए खर्च करे, कई सौ अरब, तो 50 वर्षों में भी ये चीज हासिल नहीं कर सकती। 170 मुल्कों के लैंडिंग राइट्स, कई सौ अरब खर्च करने और 50 अरब के बाद भी, ये थी इसकी असल मालियत। हम बात करें इसकी बैलेंस शीट के कितने जहाज है, अरे भाई जहाज नहीं है ये थी 170 ममालिक की थी। ये कई सौ अरब का जो मामला अगर खर्च कर दे नहीं होगा। मगर जो दूसरी बात है, आज की तारीख में आपको बता रहा हूँ, निजकारी से पहले ये पाकिस्तान में कितनी जबरदस्त चीज थी कि न्यूयॉर्क से डायरेक्ट फ्लाइट, टोरंटो से डायरेक्ट फ्लाइट, लंदन से। आपको मैं आज भी बता रहा हूँ कि न्यूयॉर्क से जो पाकिस्तानी है उनको एक हफ्ते तक टिकट नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमें काम ये करना था कि अपनी इस एयरलाइन की जो पोटेंशियलिटी है पहले ये देख लेते, और इससे जो पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा है उस वक़ार से ये बात करते कि जी 18 जहाज चल रहे हैं, हमें 60 जहाज चाहिए। तो हम अगर बैरूनी सरमायाकारी लाते जो हमारा वक़ार बढ़ा है तो कुछ जहाज लीज पे ले लेते, और ये जो 25 करोड़ की आबादी और 77 करोड़ मुल्क, उम्रा और हज और ये सारी चीजें, इतनी जबरदस्त पोटेंशियलिटी थी, इसको मुनाफे में लाके कई सौ अरब का मुनाफे में लाके बेचना ज्यादा बेहतर होता। थोड़ा जल्दबाजी कर ली और 10 अरब का बहुत ही हकीर रकम है, तो वो एडमिट कर लें कि 10 अरब में बेचा है। आने वाला वक्त बताएगा कि PIA की प्राइवेटाइजेशन से आगे जाके क्या फायदा है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि सरमायाकारी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिफाई मुआशी जो हमारे अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ऐसे में हमें काबिल अमल मनसूबे लाने होंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुकूमत को चलना होगा ताकि जो भी अग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनसे फ़ायदा हासिल किया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।